नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं लेक्चर नंबर 11 को लेकर के, जिसमें हम मध्यकालीन भारत से जो क्वेश्चंस हैं, जो संभावित प्रश्न हैं, उसको कवर करने वाले हैं। और इसके पहले हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 10 तक हो गया है और अभी बहुत ज़्यादा निकला नहीं है। आप जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि वो सब भी बहुत ही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि वहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण पीवाईक्यू है वो तो हम करवाए ही करवाए हैं। साथ ही हमारा जो उद्देश्य रहा है कि जो अति संभावित प्रश्न है, जहाँ से प्रश्न बनने की बहुत संभावना है, उसको वहाँ हमने करवाया है। तो अभी बहुत नहीं बीता है, आप जाके देख लीजिए। तो चलिए आज का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहले प्रश्न देखने से पहले एक छोटी सी सूचना है आप लोगों के लिए कि जिन बच्चों को आरओ एग्जाम देना है, तो आप सभी जान रहे हैं कि इस बार एक अच्छी वैकेंसी है और उसका 4 फरवरी को बहुत चांस है उसका प्रीलिम्स होने के लिए। तो यदि आप लोगों को आरओ के लिए टेस्ट सीरीज बैच ज्वाइन करना है, और आप जैसा कि आप लोग कह भी रहे थे, तो हमारा भी एक प्रयास है हमारे संस्थान द्वारा, ये आरओ का टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है। और इसमें जो है हम एक तरीके से आपका कंप्लीट, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो हिंदी हो, पीवाईक्यू हो, संभावित प्रश्न हो, या और प्लस करंट अफेयर्स, सारी चीज़ों को हम उसमें कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पूरा एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा और बहुत ही कम कीमत पे, मात्र 799 रुपये हमारी फ़ी है। और यदि आपको ज़्यादा जानकारी हो, यदि आपको डेमो देखना हो, टेस्ट का पेपर देखना हो, तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर लें। हम नंबर एक बार बोल भी दे रहे हैं, 7303307507। ये ऑफिस के लोग यहाँ मिलेंगे, आप यहाँ से पीडीएफ वीडीएफ भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। और जुड़िए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए, सूचना समाप्त हुई, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हेमू के आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल गवर्नर था? इस्कंदर खां उज़्बेक, तारदी बेग, अली कुली खां, आदम खां। आप लोग को इसमें यह बताना है कि जब हेमू ने आक्रमण किया था दिल्ली पर, तो उस समय दिल्ली का मुगल गवर्नर कौन था? जल्दी से कमेंट करें, 10 सेकेंड है आप लोगों के पास, सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोग कमेंट करें। और देखिए, अब प्रश्न जो आयोग द्वारा जो पूछा जा रहा है, उसकी प्रकृति अब बदल रही है, उसका नेचर बदल रहा है। अब पहले से जैसे परंपरागत क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है, अब वो थोड़ा सा डेप्थ में जाके पूछ रहा है। तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई को भी उसी दिशा में ले जाना है। तो चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी आप इसकी व्याख्या देखें। हेमू के आक्रमण के समय मुगल गवर्नर तारदी बेग था। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू ने दिल्ली पर अधिकार करने के उद्देश्य से आक्रमण किया था। आप सभी जानते हैं कि हुमायूं जो थे, वो उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई थी। तो आकस्मिक जब मृत्यु होती है, तो वो कोई भी सत्ता होती है तो उसके समक्ष चुनौतियां आती हैं। उस चुनौतियां आंतरिक भी होती हैं, बाह्य भी होती हैं। मतलब परिवार के लोग भी चुनौती उत्पन्न करते हैं, और बाहर की जो शक्तियां होती हैं वो भी चाहती हैं कि जो है हम उसका अधिग्रहण कर लें, या हम वहाँ सत्तासीन हो जाए। तो कुछ ऐसा ही मतलब समस्या से अकबर को भी जूझना पड़ा था। उसको अपने परिवार के भी लोगों से जूझना पड़ा था। आप देखे होंगे कि उनके फूफा जी थे, मिर्जा जी, वो एक तरीके से दावा कर देते हैं मतलब मुगल बादशाह बनने का। साथ ही साथ हेमू का तो बहुत प्रचंड प्रतिरोध होता ही होता है। और पानीपत के युद्ध में आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो वो युद्ध था वो कितना ही महत्वपूर्ण था, जो द्वितीय युद्ध था पानीपत का। तो वो है। लेकिन जब हेमू आक्रमण करता है, तो उस समय जो मुगल गवर्नर रहता है वो तारदी बेग रहता है। और इस युद्ध में तारदी जो बेग है वो पराजित होता है, एवं दिल्ली छोड़कर कहाँ भाग जाता है? वो पंजाब भाग जाता है। मतलब ये इसकी डेथ नहीं होती, ये मारा नहीं जाता है। जैसे ही अपनी स्थिति को देखता है कि कमजोर हो रहा है, तो वो अपने आप को पीछे हटा करके पंजाब भाग जाता है। और हेमू एक तरीके से लग रहा था। और आप पानीपत, अगर एक मूवी भी इस पे बनी थी, जोधा अकबर, तो आप स्टार्टिंग में देखे होंगे, तो हेमू काफी सफल भी रहा। अगर उसके आंख में तीर नहीं लगी होती, तो शायद पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसका कुछ इतिहास और ही होता।
चलिए, एक छोटी सी जानकारी थी, आगे देखें। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, नूरजहां। आपको बताना है कि कश्मीर में जो शालीमार बाग और निशात बाग की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, नूरजहां। जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताइए इसको, कमेंट करिए और सभी को बताना है, ये सभी को कमेंट करके बताना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है, जहांगीर, वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें आप लोग। जहांगीर ने कश्मीर में प्रसिद्ध शालीमार और निशात बाग की नींव रखी। हालांकि वह वास्तुकला की जगह चित्रकला को अधिक प्रश्रय देता था। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो जहांगीर थे वो चित्रकला पे बहुत उनका फोकस था, और वो तो खुद एक बड़े चित्रकार थे। और वो कहता भी है कि कोई भी चित्र है, हम उसको देख के बता सकते हैं कि आंख किस चित्रकार ने बनाया है, ओठ किस चित्रकार ने बनाया है, बाल किस चित्रकार ने बनाया है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो खुद एक तरीके से एक अच्छा चित्रकार हो। तो जहांगीर के लिए ये एक फैक्ट भी है आप लोगों के लिए कि वो खुद बड़ा चित्रकार था। लेकिन ये जो काम किया गया था प्रसिद्ध शालीमार बाग और निशात बाग, इसकी जो नींव रखने का काम भी वो जहांगीर के द्वारा ही किया गया था। और जहांगीर का थोड़ा सा कश्मीर प्रेम ज्यादा रहा। वो कश्मीर प्रेम इसलिए कि नूरजहां थी, नूरजहां के साथ जाते होते थे तो उनको वहां बड़ा अच्छा लगता था। तो ये चीजें हैं। जहांगीर के समय का सबसे उल्लेखनीय इमारत एतमादुद्दौला का मकबरा है। यदि जहांगीर के, क्योंकि इनका तो स्थापत्य में बहुत ज्यादा योगदान तो था नहीं, इनकी जो पत्नी थी नूरजहां, तो इनके फादर थे ये जो एतमादुद्दौला हैं। तो आप पितरा द्विरा शैली का जो उपयोग देखेंगे आप यहीं देखेंगे। और अगर देखा जाए, आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि जहांगीर के काल का सबसे जो प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है जहांगीर के काल का, तो आप यही कहेंगे एतमादुद्दौला का जो है मकबरा, जो आगरा में स्थित है। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। चलिए तीसरे प्रश्न पे आइए आप लोग। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीरबल, मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना, मिर्जा मनोहर शेखावत, राजा मान सिंह। आपको बताना है कि अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी। और सभी लोग एक चीज ये बताएं कि फरजंद माने क्या होता है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। और कमेंट सभी को करते रहना है। देखिए, कमेंट करने से हमें आपकी वास्तविक स्थिति का पता भी चलता है। जल्दी बताइए, 3 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने डी बताया है एकदम सही है। देखिए, फरजंद का मतलब होता है पुत्र या बेटा। और राजा मान सिंह जो थे, ये अकबर के एक तरीके से बेहतरीन सिपा सालारों में थे, सेना नायकों में थे। और ये इनसे इतना प्रभावित थे राजा मान सिंह से कि इन्होंने इन्हें पुत्र की उपाधि भी दी थी। मतलब एक तरीके से दत्तक पुत्र मानता था, बेटा मानता था अपना। तो चलिए, हाँ ये तो हो गया। ये तो वही सूचना है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ से संपर्क कर लें अगर अधिक जानकारी के लिए। अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी 1573 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1575, 1580। जो मनसबदारी व्यवस्था की जो नींव रखी थी वो कब रखी थी, तो बताइए। 73, 74, 75, 80। और आप लोगों को लग रहा होगा कि सर तो फैक्ट फैक्ट है, लेकिन क्या करिएगा, आपके परीक्षाओं में भी इस तरीके से फैक्ट पूछे जाते हैं। और स्टेट पीसीएस जो है वो तो इस तरीके से का फैक्ट पूछने के लिए कुख्यात है। कुख्यात कह लीजिए या विख्यात कह लीजिए। तो आप लोगों को कुछ इस स्तर पे भी उतर के तैयारी करने की जरूरत है। और अकबर से संबंधित कि उसने जजिया कब समाप्त किया, उसने दासता का कब अंत किया, उसने जो है एक तरीके से दास प्रथा का कब अंत किया, या मनसबदारी प्रणाली की स्थापना कब की, या फिर उससे पूछ लेता है कि जो दीन इलाही जो एक धर्म चलाया था उससे संबंधित कुछ फैक्ट। तो वो सब फैक्ट तो आपको एक तरीके से रटा हुआ होता है। चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना जो है 1975 में की थी। और मनसब का आशय होता है श्रेणी या पद। आप वहां देखते होंगे कि 5,000 के मनसबदार, 3,000 के मनसबदार, 7,000 के मनसबदार।
तो वही होता है कि मनसब एक तरीके से व्यक्ति की श्रेणी को भी बताता है और उसके पद को भी, उसका स्टेटस क्या था मुगल प्रशासन में। तो ये मनसब से ही पता चलता था कि उनको कितने का मनसब प्राप्त है। निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अपने सिंहासनारोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत आसान है, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। आप सभी कमेंट करके बताइए। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। बताइए आप लोग। 12 प्रसिद्ध आदेश। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है जहांगीर, वो एकदम सही है। देखिए 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर सत्तासीन होता है। मतलब 1605 ईस्वी में अकबर की डेथ होती है और अकबर जहांगीर को शासक बनाना नहीं चाहता था, लेकिन वही है कि अंतिम समय में उसका मन बदलता है और पुत्र तो पुत्र ही होता है, पुत्र प्रेम उसके अंदर भी जागा और इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। और सत्ता पे बैठते ही 12 प्रसिद्ध आदेश उसने जारी किए थे। किसने जारी किए थे? जहांगीर ने। और वह न्याय के लिए बहुत तत्पर था। मतलब उसका जो आरंभिक प्रशासन था, जब तक मैडम नूरजहां नहीं आई थी, तो काफी तत्पर था। हालांकि हम नूरजहां को दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप इतने बड़े शासक हैं और इसकी किसी भी चीजों के लिए महिला ही क्यों दोषी हो। अ, लेकिन ये इनकी कुछ नीतियां रही और धीरे धीरे ये सरेंडर करते चले गए और वो एक तरीके से महिलाओं का एक गुट निकल के आ गया। तो उसने आगरा के किले में न्याय की जंजीर भी लगवाई थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये भी पूछा जा सकता है कि आगरा के किले में न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो वो है जहांगीर ने ही लगवाई थी। तो ये सारे फैक्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए और अगले प्रश्न पर आइए। विदेशी यात्री जिसने दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध को देखा था, कमेंट करके बताइए कि कौन सा विदेशी यात्री था जिसने दारा सिकोह और औरंगजेब का जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। आप सभी जानते हैं कि जो जब शाहजहां की डेथ क्या होती है, शाहजहां को तो कैद में रहते हैं और उसके बाद ही पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा होता है। तो उसमें जो दो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, एक तो औरंगजेब की रहती है और दूसरा जिसको शाहजहां चाहता है कि हम इनको बनाएं, दारा सिकोह को वो चाहता है। दारा सिकोह से वो बहुत प्रेम भी करता है और तो उन्हीं दोनों के बीच जो है उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और उस उत्तराधिकार के युद्ध को किसने देखा था, आपको कमेंट करके बताना है। बर्नियर, निकोलो मनुची, टेवर्नियर, टॉमस रो। और बताइए आप सभी के नंबर। के नंबर का सभी कमेंट करके बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है, बर्नियर है। ये जो बर्नियर थे ये विदेशी यात्री जिसने दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्ध को देखा था। विदेशी यात्री बर्नियर ने दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्ध को देखा था। यह फ्रांस का निवासी था। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ का निवासी था बर्नियर। तो बर्नियर फ्रांस का निवासी था। एवं एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक एवं इतिहासकार था। उसने दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में भी कार्य किया था। ये लाइन इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो बहुत संभावना है कि आपसे आगामी परीक्षा में पूछा जाए कि कौन सा जो विदेशी व्यक्ति था या कौन सा व्यक्ति था जो दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में काम किया था। तो ये बर्नियर महोदय ही थे। तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। 1579 ईस्वी के मजहर का का प्रारूप किसने तैयार किया था? ये तो डेट भी याद रख लीजिएगा कि 1579 ईस्वी के मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? शेख मुबारक, शेख अब्दुल नबी, अब्दुल फजल, फैजी। कमेंट करके बताइए कि किसने जो है प्रारूप तैयार किया था, किसका? तो मजहर का। और मजहर अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप जरूर पढ़ लीजिए मजहरनामा क्या था। तो ये अकबर के काल से संबंधित है, तो आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। अभी यहाँ बताएंगे तो विषयोत्तर हो जाएगा। 7 नंबर आप लोग बताएं कमेंट करके। और इसमें जिन लोगों ने ए बताया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा शेख मुबारक।
देखिए मजहर का प्रारूप अकबर के राजकीय कवि फैजी के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। देखिए यहाँ दो फैक्ट है। पहला तो अकबर का राजकीय कवि कौन था, तो वो था फैजी, और फैजी के पिता कौन थे, शेख मुबारक, जिन्होंने मजहर तैयार किया था, या उसको मजहरनामा बोलते हैं, तो वो इन्होंने ही तैयार किया था, शेख मुबारक ने। और राजकीय कवि कभी पूछे तो ये फैजी थे। मजहर ने अकबर को यह अधिकार दिया कि उलेमा से किसी विषय में मतभेद होने की दशा में वह साम्राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किसी विचार को जिसे वह सर्वोत्तम समझता है मान्यता दे सकता है। मतलब एक तरीके से यहाँ जो है, आप सभी जान रहे होंगे कि धर्म और राजनीति, सल्तनत और मुगल काल में दोनों का प्रभाव क्या रहा, कि दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। अगर सल्तनत काल में देखा जाए तो वहाँ के शासक कट्टर थे, और वहाँ का उस समय का जो धर्म था इस्लाम, वो थोड़ा उदार था, मतलब उस तरीके की कट्टरता नहीं आई थी। और यहाँ क्या है कि यहाँ शासक उदार हुए मुगल काल में। भाई आप अकबर को देखेंगे, जहांगीर, शाहजहां, ये सब उदार शासक ही माने जाएंगे। और यहाँ क्या है कि यहाँ धर्म में कट्टरता ज्यादा आ गई थी। मतलब एक तरीके से जो दारुल हर्ब की बात होने लगी, दारुल इस्लाम बनाने की बात होती, देखिए होती तो मुगल काल में भी थी, लेकिन वहाँ इतनी ज्यादा चीजें नहीं थी जितना यहाँ, क्योंकि अब काफी समय हो गया था, मुगल जो है वो स्थापित हो चुके थे, तुर्क सत्ता, तो एक डिमांड उठती थी वहां से। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के, चूंकि अकबर, आप सभी जानते हैं कि अकबर जो है एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था, वो कैसे अपनी राजनीति में धर्म के वर्चस्व को स्वीकार करता, और उसको कहीं न कहीं जो है धर्म से चुनौती भी मिल रही थी। यहाँ तक कि जौनपुर के एक मौलाना या मुल्ला थे, वो उन्होंने तो, मुल्ला यजदी थे, उन्होंने अकबर के खिलाफ ही फतवा जारी कर दिया। जैसे आज आप देखते होंगे कि मौलाना लोग फतवा जारी कर देते हैं, तो उस समय अकबर के खिलाफ फतवा जारी हो गया था। तो इन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए, कि मतलब एक तरीके से वो धार्मिक हेड भी बन गया था, किसके द्वारा, ये मजहर के द्वारा। तो ये बहुत ही जरूरी है, आप लोग मजहर जरूर पढ़ लीजिएगा अकबर का। तो ये प्रश्न हो गया। आगे आप लोग देखिए। हाँ, ये वही सूचना है, ये बार बार इसलिए आ जाता है कि हमारे टीम के लोग, बल्कि मैंने उनसे कहा कि आप इतनी बार इसको क्यों लाते हैं, तो उन लोगों का ये तर्क है कि सर आप जो है सही से बताते नहीं हैं, आप प्रचार नहीं करते चीज़ों को। तो ठीक है, ये आप लोग के हित के लिए भी सारी चीज़ें देख लीजिएगा, और अगर अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ से संपर्क भी कर सकते हैं। जुड़िए, आप लोगों का लाभ ही होगा। मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, प्रश्न है। बताइए आप लोग, कौन था डच फैक्ट्री का प्रमुख, किसके समय में? मुगल बादशाह जहांगीर के समय में, आगरा स्थित। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, जोसेफा फ्रांसवा, थॉमस कानवे और लुई बेनोइट। सभी कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। 8 नंबर आप लोग बताइए कमेंट करके, 8 नंबर कमेंट करके बताइए क्या होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट हैं ये। देखिए, जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख फ्रांसिस्को पेल्सर्ट था। पेल्सर्ट आगरा में डच टकसाल का भी अध्यक्ष था। देखिए ये डच टकसाल का, देखिए अगर यहाँ से पूछा जाए कि डच टकसाल का अध्यक्ष कौन था, तो ये फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ही थे। और जहांगीर के समय में आगरा स्थित डच फैक्ट्री के प्रमुख तो ये थे ही थे। तो एक फैक्ट ये भी जान लीजिए, ये डच टकसाल के भी ये प्रेसिडेंट रहे हैं, फ्रांसिस्को महोदय। निम्नलिखित जाट नेताओं के नाम सूची के नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। राजाराम सूरजमल, गोकुल, चूड़ामन। आपको ये जो जाट नेता लोग हैं, आपको इनको एक क्रम में सजाना है कि सबसे पहले कौन थे, उसके बाद कौन, उसके बाद और अंतिम में कौन थे। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन 2 सही है, सी सही है, डी सही है। बताइए आप लोग 9 नंबर को। 9 नंबर सभी लोग कमेंट करके बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है एकदम सही है वो लोग, क्योंकि सबसे पहले जो है वो गोकुल हैं, ये 1 नंबर पे हैं। और फिर उसके बाद आते हैं ये राजाराम, ये 2 नंबर पे हैं। और फिर जो है ये चूड़ामन जो है, ये 3 नंबर पे है।
और सूरजमल जो है ये जो है 4 नंबर पे है। ये क्रम है। और देखिए ये इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि आप भी पेपर में देख रहे होंगे कि हर बार परीक्षा में ऐसे क्रम से पूछ ले रहा है, और वो ऐसे जगह से पूछ रहा है कि जहाँ जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सिलेबस बहुत बड़ा है, कुछ सेलेक्टेड पढ़ते हैं, तो सेलेक्टेड पढ़ने में यही समस्या रहती है कि कुछ टॉपिक जो है उपेक्षित हो जाते हैं, और हमारा फोकस वहीं हो जाता है कि जहां से आयोग बार बार प्रश्न पूछता है। और ये सही भी है, हो करना भी वहीं से चाहिए, क्योंकि जहां से वो ज्यादा पूछ रहा है आप वहां फोकस करिए। और अगर ये एक दो क्वेश्चन आपका रह जा रहा है तो हम लोग हैं, हम लोग करवा देंगे, हो जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ लेकिन क्लास में इसको करते रहिए और इसका प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैं पहले क्लास से कह रहा हूँ कि इसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जब हमारी क्लास रहे तो आप ऐसे पेन पेंसिल लेकर के नोट डाउन करते रहिए। और यदि इसमें भी दिक्कत आ रही है तो हम अपनी टीम से कह रहे हैं कि ये लोग पीडीएफ टेलीग्राम पे डलवा दें, आप वहाँ से देख लीजिएगा पीडीएफ लेकर के। तो चलिए इसका उत्तर हो गया बी, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और थोड़ा सा इसका हम बता दे रहे हैं व्याख्या कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों के अत्याचार से दुखी होकर मथुरा के स्थानीय जाटों ने 1669 में गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह किया। इसलिए देखिए सबसे पहला विद्रोही कौन था? गोकुल था। कब विद्रोह किया था? 1669 ईस्वी में। और उस समय भारत का शासन कौन किसके अधीन था? औरंगजेब के अधीन। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि औरंगजेब जो है वो 1707 में डेथ होती है, तो इसके इस समय तो औरंगजेब ही थे। और औरंगजेब की कुछ नीतियां ऐसी थी कि जो उस समय उसके विश्वास पात्र लोग थे मुगल अंपायर के, उनको ही रुष्ट कर दिया, चाहे वो राजपूत लोग हों, जाट लोग हों। तो जाटों का भी उसको एक तरीके से विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले कौन थे? गोकुल थे। और फिर 1886 में जाटों ने राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह किया। मतलब ये भी एक तरीके से देखा तो 1686 में, ये भी औरंगजेब के काल में ही हुआ। राजा राम ने कई मुगल अधिकारियों को परास्त कर दिया और अकबर की कब्र खोदकर हड्डियों को जला दिया। आप सभी जानते होंगे कि इस्लाम में जो है वो जब व्यक्ति की डेथ होती है तो उसको जलाया नहीं जाता है, वो दफन किया जाता है कब्र में। और इन लोगों ने प्रतिशोध लेने के लिए जो अकबर के सिकंदरा, जो आगरा में के बगल सिकंदरा है जहाँ उनका मकबरा है, तो ये वो उस मकबरे को खोद करके उसकी हड्डियों को जला देते हैं। एक तरीके से प्रतिशोध की भावना के तहत ये काम करते हैं। नहीं तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए किसी को। लेकिन चलिए, वो मध्यकाल का दौर था, मध्यकाल के लोग इतने ज्यादा सभ्य नहीं होते थे। और 1756 ईस्वी में सूरजमल जाट राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। और बाद में ये सूरजमल आते हैं जो एक तरीके से अब इनका समय तो काफी बाद का है, औरंगजेब के उत्तर मुगल काल के बाद का है। तो ये चीजें हो गई। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न आप लोग देखिए। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आइन ए अकबरी कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो अकबरनामा लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा, तो वो पहली बात तो आप लोग उसका एक देख लीजिए कि कितने भागों में लिखी गई है। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, या इनमें से कोई नहीं। और उसे किस भाग को मतलब आईने अकबरी कहा जाता है? तो आप लोग बताइए कमेंट करके, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग। और सभी लोग कमेंट करिए। अंतिम प्रश्न है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कमेंट करके बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। इसका जो तृतीय भाग है, अकबरनामा अबुल फजल की प्रसिद्ध कृति है, यह 3 भागों में बटा हुआ था। अब ये जान लीजिए कि अकबरनामा किसका है? अबुल फजल का। ये 3 भागों में बटा हुआ था। और तीसरा भाग इसका जो है वो आईने अकबरी है। तो ये हो गया आज का प्रश्न। अभी जाइएगा नहीं, कुछ महत्वपूर्ण सूचना ये तो आप लोगों को बता ही दिए हैं। और हाँ, ये देखिए, यदि आप लोगों ने मेरा पीछे का करंट का क्लास नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, करंट्स की जो चल रही हैं। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि यदि आपको परीक्षा पास करनी है तो आपको तो हर पोर्शन मजबूत करना होगा, लेकिन करंट की विशेष भूमिका रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि करंट से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। और करंट ही एक ऐसा होता है कि वहां आपके सही करने की जो एक्यूरेसी होती है, वो यदि आप थोड़ा सा एफर्ट लगा देंगे, थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे, तो आप 90%, 85 से 90% तक जा सकते हैं। 80% तक तो आप चले ही जाएंगे। और जीएस में आप लाख प्रयास कर लीजिए, 70% बहुत ज्यादा हो जाता है। तो
इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि करंट पढ़िए। और करंट की जो पढ़ाई होती है वो ये नहीं है कि परीक्षा के पहले वो आंख वाली दृष्टि आएगी आप उसको पढ़ के कर लीजिए। अच्छी बुक है, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उसको भी आप तभी बेहतर कर पाएंगे जब पहले से आपके पास आधार रहेगा। आप बताइए 10 दिन पहले परीक्षा का इतना प्रेशर रहता है और आप एकदम करंट नहीं पढ़े हैं, तो क्या वो 10 दिन में उसको कर पाएंगे? यदि उसको कर भी लिए तो विश्वास मानिए वहीं से प्रश्न आएगा और आप वहीं से गलत कर देंगे, क्योंकि उसका रिवीजन नहीं रहेगा, आप दोहरा नहीं पाएंगे। और करंट में कंफ्यूजन बहुत होता है, जो करंट की चीजें होती है कंफ्यूज्ड बहुत होती हैं। ऑप्शन ऐसा होता है कि जैसे लगता है कि सभी सही है। तो इसी वजह से उस कन्फ्यूजन से, उस दुविधा से बचने के लिए आप इस वीडियो को देखिए, और साथ ही साथ जो आप मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं उसको तो जरूर करिए, क्योंकि इसकी पढ़ाई जो होती है वो निरंतर होती है। और हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि ये समृद्धि आईएएस का जो है टेलीग्राम चैनल है। अभी मैंने जो पढ़ाया है उसका आपको यहाँ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा पीडीएफ में। और साथ ही साथ अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि सर इसकी मार्किंग कर दे मेंस आंसर राइटिंग का, तो आप वहाँ पीडीएफ में भेजिएगा। देखिए उत्तर जो है आप पीडीएफ में भेजिएगा, क्योंकि जनरली बच्चे वैसे फोटो खींच के भेज देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है, वो चलता नहीं है उस पर। तो जब तक आप पीडीएफ में नहीं भेजेंगे तब तक वो आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी। तो पीडीएफ में बना के भेजिए, हम उसकी मार्किंग भी कर देंगे। और चूंकि यहाँ बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी यहाँ देखने को मिलेगी। और लास्ट में ही हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।